1 SDF. सबसे पहले तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। तो आई होप आप सब इस लेगेसी को बरकरार रखेंगे। और अभिनव भाई का और मृत्युंजय सर का भी मैं धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, 4-5 मिनट थोड़ा अपना बताऊँगा, उसके बाद आपका जो डाउट्स होंगे आप सबके मैं डाउट्स दूंगा। कोई टाइम की बाउंडेशन मेरी तरफ से नहीं रहेगी। तो मैं देवबंद का रहने वाला हूँ, जो सहारनपुर जिले में पड़ता है। लगभग यहाँ से 700 किलोमीटर दूर मेरा शहर है। लेकिन इस संगम नगरी में आकर मुझे लगा कि इतना प्यार और स्नेह मिला, तो इन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपना बना लिया है। यहाँ पर काफी अच्छा ये भी कहा जाता था, इससे पहले मैं प्रयागराज केवल इंटरव्यू देने ही आया था। तो मैंने सुना था कि अगर सिविल सर्विसेज का भोपाल देखना है या क्रेज देखना है तो इलाहाबाद में आइए। जैसे यहाँ पर मैं आया तो मुझे अपने कॉलेज के दिन भी याद आ गए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हंसराज कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की थी। तो वहाँ पर भी इसी तरह रूम नंबर 37 हमारा होता था, तो वो भी काफी बड़ा रूम था फिजिक्स डिपार्टमेंट का। तो वहाँ पर भी ऐसे ही मतलब टॉपर्स वगैरह आते थे, तो वो मुझे दिन याद आ गए। एक दिन मैं भी ऐसी भीड़ में था, तो मैंने भी टॉपर से खूब डाउट्स पूछे थे। तो काफी अब मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा। तो मेरी जो स्कूलिंग थी वो देवबंद से ही हुई है। छोटा सा एक टाउन है सहारनपुर जिले में, तो वहां से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया था, जैसे कि अभी मैंने बताया भी था। 2018 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, और तभी मैंने आईआईटी जैम का पेपर क्लियर किया था। मेरा आईआईटी मद्रास में एमएससी फिजिक्स के लिए एडमिशन हुआ था। लेकिन तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एमएससी नहीं करनी है, मुझे सिविल सेवा में ही आना है। तो एक वो अंदर से मोटिवेशन मेरा जगा तभी, तो मैंने आईआईटी ड्रॉप करने का निर्णय तब लिया। थोड़ा मतलब रिस्की था, क्योंकि सिविल सर्विसेज है काफी अनसर्टेन इसमें रहता है। तो उसके बाद मैंने आईआईटी ड्रॉप किया और मैंने दिल्ली में अपनी कोचिंग स्टार्ट की। 2018 से मैंने तैयारी की, और उसके बाद 2020 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का। और यूपीएससी में मेरा प्रीलिम्स हुआ, और अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस नहीं हो गया। और फिर 2021 में मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया, उसमें प्रीलिम्स हुआ, मेरा मेंस हुआ, और इंटरव्यू कॉल मेरी आई, लेकिन इंटरव्यू में नहीं हो पाया। और उससे रिलेटेड एक चीज और बताना चाहूंगा उस अटेम्प्ट, जो आपको और भी मोटिवेट करेगी, कि जब 2020 का मैंने मेंस दिया था, तो उसके बाद मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था, तो उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। तो उसके बाद जैसे ही उनको 2 या 3 महीने का बेड रेस्ट बताया गया था, तो उस बीच में मेरा इंटरव्यू पर कॉल आ गई थी। तो जैसे ही मैंने अपने फादर को ये चीज बताई कि मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया है, तो वो इतना खुश हो गए थे कि उनकी रिकवरी जो 2 से 3 महीने में होने वाली थी, वो 1 या 2 दिन में ही इतनी रिकवरी हो गई। तो आप लोगों को केवल अपने लिए नहीं करना है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए भी करना है। जैसे कि स्मृति ईरानी मैम की मदर बैठी है, तो आपको अंदाजा लग सकता है कि हमसे ज्यादा अपने सिलेक्शन की खुशी हमारे पेरेंट्स को होती है। अपनी जर्नी को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो फिर 2021 में मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था यूपीएससी का। उसके बाद थोड़ा डिमोटिवेट में हुआ, क्योंकि इंटरव्यू से में यूपीएससी के इंटरव्यू फेल होना बहुत मतलब डिप्रेसिंग फेज होता है। उसके बाद फिर 5 दिन मेरे 2022 के प्रीलिम्स में बचे थे यूपीएससी के, और यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स भी शायद 12 जून को था, एक हफ्ते बाद उसका प्रीलिम्स था। मैंने किसी तरह उनकी तैयारी स्टार्ट की कि देखते हैं कि जो होगा इस बार देखा जाएगा। 2022 में फिर मैंने यूपीएससी का और यूपीपीसीएस दोनों के प्रीलिम्स क्लियर किए। यूपीपीसीएस में मेरा वो पहला अटेम्प्ट था। तो उसके बाद यूपीएससी का मेरा मेंस नहीं हुआ था उस साल, लेकिन यूपीपीसीएस में मैं लास्ट ईयर नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ था, और मैं वर्तमान में बिजनौर जनपद में एज अ नायब तहसीलदार कार्यरत हूँ। 2022 में भी नायब तहसीलदार के पद पर चयनित होने के बाद मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं आई थी कि अभी थोड़ा और अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया मुझे 2023 का भी अटेम्प्ट देना है। उस साल मैंने यूपीएससी नहीं दिया था, केवल यूपीपीसीएस का अटेम्प्ट मैंने दिया था, जिसमें मेरी डिप्टी कलेक्टर में रैंक बनाई है। थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए।
कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है, वो प्लान, वो स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, मैंने 3 चीजों का यूज किया था। एक तो टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी थी, मैंने कनिष्क कटारिया सर की और उस टाइम से जुनैद अहमद सर थे, उनकी स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो किया। उससे जो मैं उनकी स्ट्रेटजी से पाया, अपने अकॉर्डिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग मैंने उनको नोट किया और अपनी स्ट्रेटजी बनानी स्टार्ट की। उसके बाद आयोग की तरफ से हमारे पास 2 चीजें आती है, एक तो सिलेबस और एक प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर पेपर देखे, तो एनालाइज किया कि किस सब्जेक्ट से क्या टाइप में क्वेश्चंस आयोग पूछ रहा है। पहले तो यूपीएससी की स्टार्ट की थी, तो यूपीएससी का मैंने देखा कि कितने टाइप में क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो ये मेरा था कि एक प्लान के थ्रू जाना है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन मैंने रखा अपनी प्रिपरेशन में। और इसके बाद जैसे कि आप लोग ग्रेजुएशन में हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक तो पहले ग्रेजुएशन के दिनों में ज्यादा सीरियस नहीं होना है पढ़ाई के लिए, थोड़ा एंजॉय भी करना है, क्योंकि ये कॉलेज लाइफ आपकी कभी आने नहीं वाली है। मैं भी अपनी कॉलेज के दिनों को बहुत मिस करता हूँ। इन दिनों में मस्ती भी करनी है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो पढ़ाई के लिए मैं बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी करनी है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ऑप्शनल अपना प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रेजुएशन के टाइम पर ही, या जो केवल यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो जीएस 5 और 6 के पेपर्स या जीएस 1 2 3 4 कुछ भी उन दोनों में से एक चीज कवर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी ऑप्शनल, और एक न्यूज़पेपर रीडिंग की आप हैबिट डालिए कि न्यूज़पेपर आप पढ़े, तो उससे आपको करंट के इवेंट्स और स्टैटिक पोर्शन भी दोनों कवर होंगे, तो उस चीज पर आप फोकस करें। दूसरा, आप एक अच्छा पीयर ग्रुप भी बनाएं जो आपको सपोर्ट करे इस प्रिपरेशन जर्नी में। तो आपका जो पीयर ग्रुप होगा उनसे डिस्कस करें डेली बैठकर कि क्या टॉपिक्स करंट अफेयर्स के चल रहे हैं, उन पर एक अच्छी डिबेट आप करें। लड़ना नहीं है, मुझे डिबेट ही करनी है अपने दोस्तों से, तो सही से मतलब उनसे डिबेट करें। और इसके अलावा एक जो न्यूज चैनल है, मैं वो भी सजेस्ट करूंगा आपको, संसद टीवी के नाम से एक चैनल आता है, उसको आप फॉलो करें। उसमें काफी मतलब स्टार्टिंग में लगेगा कि कुछ बोरिंग न्यूज कवर हो रही है, लेकिन जो देश के असली मुद्दे हैं वो उसी चैनल पर कवर हो रहे हैं, तो काफी अच्छा वो चैनल है, आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद जो सोर्सेज हैं, बेसिकली जो सब टॉपर्स फॉलो करते हैं वही सोर्सेज मैंने फॉलो किए। और मेनली मैं एनसीईआरटी का बताऊंगा कि एनसीईआरटी को आप कैसे पढ़ें, क्योंकि बेसिकली आप सब ग्रेजुएशन में हैं, तो अभी आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी को एकदम से याद नहीं करना है शुरू में, आपको एक दो रीडिंग में एनसीईआरटी का जो मतलब उसकी जिस्ट है कि वो क्या मतलब समझाना चाह रही है, तो आपको केवल वो पढ़ना है, वो देखना है कि एनसीईआरटी का बेसिक एसेंस क्या है, तो उसको पढ़ें। उसके बाद फिर आपको समझ में आने लग जाएगा, जब जैसे आप सिलेबस देखेंगे और पेपर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिक्वायरमेंट एग्जाम की क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी को पढ़ें। और उनके बाद में जब 3 या 4 रीडिंग हो जाए, उसके शॉर्ट नोट्स आप बना लें और उनको उसके बाद में रिवाइज करें। तो ये मेरी तरफ से था, बाकी आप अपने डाउट पूछें जिसको भी जो डाउट हो।